नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम यह नारी शक्ति में। कहते हैं बच्चे हमारे समाज को एक नई दिशा देते हैं। अगर बच्चा अपराध की तरफ जाता है तो उसे सुधारने के लगातार प्रयास किए जाते हैं और कई ऐसी योजनाएं लागू भी की गई हैं। लेकिन बच्चों का अधिकार और उनका संरक्षण किस तरह से किया जाता है, उन बच्चों का अधिकार क्या है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, हमारा आज का विषय यही है, बाल अधिकार और संरक्षण, जिस पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे दो खास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं। बिना देरी करे उनका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले स्वागत करूंगी मैं विशाल आनंद श्रीवास्तव जी। सर, स्वागत है आपका। परियोजना अधिकारी ICPS से आप हैं और आप हमें बताएंगे बच्चों के संरक्षण के बारे में और उनके अधिकार के बारे में। साथ ही हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है बबन प्रकाश जी, पॉस्को और बाल संरक्षण के तौर पर आप लगातार काम कर रहे हैं, विशेषज्ञ हैं आप इस पर। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। कानूनी तौर पर किस तरह की चीज़ें होती हैं, किस तरह के प्रावधान किए गए हैं, उसके बारे में आप हमें बताएंगे। आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करूंगी विशाल सर आपसे मैं, जहां पर बच्चों के संरक्षण और देखरेख की जरूरत आज बहुत ज्यादा आती जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अपराध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पूरे परिदृश्य को आप किस तरह से देखते हैं? आज के समय हम देखें तो बाल संरक्षण और देखरेख का जो विषय है या तो वो एक काफ़ी व्यापक हो गया है और वह संवेदनशील विषय है। आज हमारे समाज में हम देखें तो रोज़ हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चों के खिलाफ भी अपराध हो रहे हैं, कुछ बच्चों द्वारा भी किए जा रहे हैं जिनको हम बाल अपराधी बोलते हैं। और लेकिन हमारा जो बाल अपराधी है, जो बच्चा है, उसको हम एक वयस्क की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। इसको हमारा जो किशोर न्याय सिस्टम है, जे सिस्टम है, उसके तहत हम उसको एक बच्चे को कैसे डील करना चाहिए, उसमें सारे प्रावधान हैं। और बाल देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता बच्चों को इस आज के दौर में बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं कि पॉक्सो अधिनियम में संशोधन किया गया है। आज हम देखते हैं कि समाज में बच्चियों के, स्पेशली छोटी बच्चियों के खिलाफ बहुत सारे यौन हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, रोज़ समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। तो इन्हीं सारे प्रावधानों को लेके, इसके अलावा चाइल्ड लेबर है, बच्चों के साथ होने वाला भेदभाव है, जो बच्चे अनाथ हैं, परित्यक्त हैं, वे सहारा हैं, उनके लिए हमारा सिस्टम काम कर रहा है। तो इन सारे बच्चों के लिए जो सिस्टम काम कर रहा है उसी को हम समायोजित रूप से कह सकते हैं कि हमारा एक बाल देखरेख संरक्षण का सिस्टम है जो किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत संचालित होता है और ये वर्तमान में लागू है और हम इसमें लगातार निरंतर बच्चों के हित में कार्य कर रहे हैं। बबन जी, आपके पास आती हूँ क्योंकि इस संरक्षण की बात लगातार की जा रही है और आप लंबे वक्त से इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। आपने पॉस्को एक्ट पर भी बहुत डिटेलिंग में काम किया है। आप लंबे वक्त से ऐसे कई जो है वो विषय देखते आ रहे हैं, या फिर ये कहूँ कि मैं बहुत सारे आपने ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हुई हैं, जहाँ बच्चे को संरक्षण दिया जा रहा है लेकिन फिर भी वो अपराध की तरफ बढ़ता जा रहा। आखिर कहाँ कमी रह जाती है? देखिए, हमारा जो तंत्र है और जो सिस्टम की बात अभी जो हम कर रहे थे कि बाल संरक्षण और उसकी देखभाल, उनके अधिकार के संरक्षण के लिए एक व्यवस्था बनी हुई है। तो आमतौर पे ये देखा गया है या ऐसा हम महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो उतना प्रभावी तौर पे वो कार्य नहीं कर रहा है। और साथ साथ समाज में जो सभी दायित्व होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी जो बच्चों के प्रति जो जवाबदारी है वो भी ठीक तौर पे निभाई नहीं जा रही है। तो उस कारण से, और एक इसका कोई यदि कोई एक कारण तो हम नहीं पहचान सकेंगे, क्योंकि कई कारण हैं, कई फैक्टर्स हैं जो बच्चों को अपराध के प्रति प्रेरित करता है। तो उसमें सबसे बड़ी जो एक बहुत बड़ा फैक्टर हम देखते हैं, उपेक्षित। बच्चा यदि उपेक्षित रहता है, उसे बुनियादी सुविधाएं यदि उसे नहीं मिलती हैं, उसको जो माता पिता से जो प्यार, उसके जो बेसिक सुविधाएं हैं, शिक्षा है, बाल श्रम की जब हम बात करते हैं तो बाल श्रम के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, तो उन सब अधिकारों का जब हम देखते हैं कि उसको वो नहीं मिल पाता है, तो वो फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या उन अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए कई बार वो गलत रास्ते अपना लेता है और उसकी वजह से फिर वो अपराध की तरफ प्रवृत्त होता है। तो वहाँ पे ये फिर यही सिस्टम जो है, हमारा सिस्टम, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए और इस बात की हमें एक तरह से हम जरूर इस बात का हमें एक अच्छी बात है कि ये इस तरह की समस्याओं को हमने, हमारे लेजिस्लेचर्स ने, संविधान निर्माताओं ने, कानून निर्माताओं ने इस बात को महसूस किया है कि ये इस तरह की परिस्थितियां पैदा होंगी, तो उनको फिर किस तरह से हम एड्रेस करेंगे। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अधिनियम जो है इन्हीं बच्चों के लिए, खासतौर पे दो तरह के बच्चे, वर्ग के बच्चे हैं जिनके साथ अपराध हुआ है, जो किसी तरह से पीड़ित हैं, शोषित हैं,
या फिर वो बच्चे जिन्होंने किसी तरह का कोई अपराध किया है। और एक तीसरा वर्ग भी कहीं उसमें हमें दिख के आता है, जो दोनों वर्ग है, एक बच्चा है जो पीड़ित भी है और साथ साथ वो अपराध भी किया है। क्योंकि अभी अगर देखें तो इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं सर। जी। क्योंकि सर ने यहाँ पर बालिकाओं की बात की, उनके साथ जी लगातार यौन हिंसा हो रही है, हम लगातार वो चीजें देख रहे हैं। और ये कोई और एडल्ट तो ठीक है वो करते हैं, उन्हें सजा मिलनी भी चाहिए, लेकिन अब हम ये भी देख रहे हैं कि इस अपराध को बच्चे भी कर रहे हैं। नशे को अगर हम देखें तो नशे की तरफ वो बच्चे लगातार बढ़ते जाते हैं, उन्हें सुधारने के लिए कोशिश की जाती है, लेकिन ये जो पूरा सिनेरियो, ये जो वातावरण बनता जा रहा है, वो आज मजबूत होता जा रहा है। देखिए, जैसा नशे की बात आपने कही, नशावृत्ति की बात है, ये बहुत ही गंभीर और बहुत संवेदनशील विषय है, क्योंकि इस पे पर कई अध्ययन हुए हैं कि बच्चे नशे की तरफ क्यों प्रवृत्त होते हैं या नशा जो है उनको क्यों अट्रैक्ट करता है। तो इस पर अभी पूरे जो एम्स है नई दिल्ली और NCPCR की एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैं याद करता हूँ शायद 2012 या 13 में वर्ष में इस पर एक बहुत ही वृहद स्टडी हुई है और इस पर कई इसमें अनुशंसाएं आई हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बचपन बचाओ आंदोलन ने भी इसमें एक बहुत बड़ी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी कि नशे वृत्ति जो है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बच्चे जो हैं इनको ये शिकार हो रहे हैं और साथ साथ बड़े एडल्ट जिनके ऊपर जिम्मेदारी है बच्चों को की देखभाल और संरक्षण करने के लिए, वो कहीं ना कहीं बच्चों को उसकी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा करके बच्चों को नशे के व्यापार में उसको ढकेल रहे हैं। और ये एक और उसकी वजह से बच्चे जो हैं वो अपराध की तरफ भी उसमें के तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे उनको एज ए CNCP यानी कि देखभाल एवं संरक्षण के तौर पे देखा जाए, न कि एक अपराधी के तौर पे इस पे देखा जाए। दूसरा, यदि कोई ऐसा अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जांच के दौरान यदि पाया जाता है कि किसी बच्चे को यदि वो स्वतः अपराध के प्रति बढ़ रहा है या किसी एडल्ट ने उसको प्रेरित किया है, तो उसके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के जो प्रावधान हैं, जिसमें किशोर न्याय बोर्ड, हर जिले में किशोर न्याय बोर्ड होता है, जो उस तरह जो बच्चे हैं उन यदि कोई जघन्य अपराध बच्चे से हुआ है या कोई गंभीर अपराध हुआ है या पेटी ऑफेंसेस हुआ है, 3 तरह के ऑफेंसेस जो हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में डिफाइन किए गए। मैं यदि थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं इसमें अपराध की प्रक्रियाओं के बारे में, तो यानी कि जो पेटी ऑफेंसेस हैं वो 3 वर्ष से कम उम्र की सजा तक यदि कोई अपराध करता है, जैसे चोरी करना या मारपीट करना, गाली गलौज करना, तो इस तरह के यदि कोई अपराध करता है तो उसके लिए तो उसको पेटी ऑफेंसेस कहा जाता है। और एक गंभीर सीरियस ऑफेंसेस जो है गंभीर अपराध कहा जाता है, जिसमें सजा 7 साल तक के लिए यदि कोई सजा है, यदि कोई अपराध है तो जिसमें सजा 7 साल तक वर्ष तक कारावास की सजा है, तो उसको गंभीर अपराध कहा जाता है। और एक अपराध की कैटेगरी है जिसमें न्यूनतम सजा 7 साल है और अधिकतम जो है वो न्यूनतम 7 वर्ष तक की सजा है, तो उसको गंभीर अपराध, जघन्य अपराध के उसको हीनियस ऑफेंसेस कहा गया है। तो यहाँ पे एक जो आपकी जो चिंता है कि यदि कोई बालक कोई जघन्य अपराध कर रहा है, बहुत ही क्रूर अपराध कर रहा है, तो उसके लिए एक व्यवस्था दी गई है कि 16 वर्ष से और 18 वर्ष के बीच का यदि कोई बालक है और यदि वो कोई जघन्य अपराध कर रहा है, तो उसके लिए एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट बोर्ड जो है वो एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगा, जिसमें 3 मुख्य बातों को वो ध्यान रखेगा। उसमें सबसे पहले ये है कि उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति का आकलन किया जाएगा कि क्या वो उस अपराध करने की क्षमता रखता है, और दूसरा ये है कि क्या वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझता है, जो वो अपराध किया है उसके परिणाम को वो समझता है, और तीसरा ये है जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका मेरा ये है कि वो सर्कमस्टांसेस, कि किन परिस्थिति में बच्चे ने अपराध किया है। तो ये तीनों बिंदुओं को ध्यान रखने के पश्चात, और इसमें विशेषज्ञों की भी राय ली जा सकती है, लेने का उसमें प्रावधान है कि बच्चे को इस तरह से पूरा, मतलब उसको सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा जैसा कि एडल्ट पे एडल्ट प्रक्रिया में देखा गया है। यदि कोई व्यक्ति ने अपराध किया है और उसे अपराधी घोषित करके यदि फैक्ट अगर प्रूफ हो गया कि इसने अपराध किया है और हाँ उसने अपराध किया है, तो उसे सजा दी जाती है। लेकिन बालक के क्रम में, क्योंकि हम ये जानते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पे अध्ययन भी हमें बताते हैं कि बालक का जो मन है, बालक का जो मस्तिष्क है, बालक की जो उसकी जो मनस्थिति है, तो उसके वो कई कारणों से प्रभावित होता है, और इसके लिए वजह से उसकी एक सेफगार्ड के तौर पे ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट की व्यवस्था दी गई है। और यदि इन तीनों व्यवस्थाओं के बाद, इन प्रिलिमिनरी असेसमेंट के पश्चात यदि ये बोर्ड निश्चित रूप से ये इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हाँ ये बच्चा शारीरिक रूप से सक्षम है और कॉन्सिक्वेंसेस भी जान सकता है और सर्कमस्टांसेस भी जो है वो पूरी तरह से उसके फेवर में नहीं है, तो वहाँ पे उसको एडल्ट के तौर पे ट्रायल करने के लिए वो चिल्ड्रंस कोर्ट को भेज सकता है। तो
इन तमाम चीजों के बीच में सर आपके पास आती है, क्योंकि संरक्षण की बात यहाँ पर की जा रही थी जी। बच्चे की, उन तमाम चीजों को देखा जाता है कि बच्चे की मनोस्थिति क्या रही है, क्यों उसने इस तरह के अपराध को जो है वो अंजाम दिया था। इन तमाम चीजों के बीच में बच्चे को उस अपराध की गिलानी हो, उस अपराध को वो समझे कि हाँ उसने गलती की है, उसे ऐसा नहीं करना था, और भविष्य वो में इस तरह के काम ना करे, ताकि अपराध को हम कम कर सके और बच्चे को एक अच्छा भविष्य दे सके, वो अपना एक अच्छा जीवन निकाल सके, एक अच्छे जीवन और लक्ष्य की तरफ जा सके। उस तरह पर या उस कंडीशन पर अगर हम जाते हैं तो किस तरह से उस बच्चे का ध्यान रखा जाता है? इसमें देखिए 2 तरह के बच्चों को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो वो बच्चे हैं, जैसे आपका जो सवाल में समझा, कि जिन्होंने अपराध किया है और अपराध करने के बाद फिर अब उनको मैन स्ट्रीमिंग उनका हम जी। करने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरे बच्चे उस कैटेगरी के हम ले सकते हैं कि जो देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे हैं। अगर उनका हम ठीक से ध्यान नहीं रखेंगे, अगर उनका ठीक से केयर नहीं करेंगे सिस्टम में, तो वो अपराध की तरफ प्रवृत्त हो सकते हैं, जैसा अभी पवन जी ने भी चर्चा की। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो देखरेख की एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जिनको हम CNCP बच्चे कहते हैं, तो उनका ध्यान रखने के लिए, उनकी केयर करने के लिए हमारा जो JJ सिस्टम के अंतर्गत जो स्थापित हमारे बाल देखरेख संस्थान हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उसमें हमारे सारे प्रावधान इस तरह के होते हैं कि जो बच्चे के शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक विकास के लिए हम उसको पूरा प्रयास करते हैं। उसमें चाइल्ड होम में न केवल उनकी रचनात्मकता का ध्यान रखा जाता है, उनकी शिक्षा का ध्यान रखा जाता है, उनको मनोवैज्ञानिक रूप से हम इस तरह का समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो स्पेशल नीड चाइल्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका के अंदर हमारे इस तरह की प्रवृत्तियां ज़्यादा हैं, आपराधिक प्रवृत्तियां, तो उनकी हम विस्तृत काउंसलिंग भी कराते हैं। तो विस्तृत काउंसलिंग में अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है तो उसका भी सहारा समय समय पर लिया जाता है। कहने का आशय ये है कि दोनों तरह के बच्चे, चाहे वो बाल देखरेख की संरक्षण एवं आवश्यकता वाले बच्चे हों या ऐसे बच्चे जो जिनका आपराधिक बैकग्राउंड रहा है, तो उनको भी हम सबसे बड़ा हमारा जो टूल है वो तो हम परामर्श के माध्यम से करते हैं। साथ ही साथ हमारे सिस्टम में जिन बच्चों को संस्थानों में रखा गया है उनको बहुत सारे प्रावधानों के माध्यम से उनकी रचनात्मकता का विकास किया जाता है। योगा क्लासेस उनकी नियमित लगाई जाती है और हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि पूरे, जैसे हमारा एक टेनेंट्स है कि हम मानते हैं कि बच्चा जन्मजात अपराधी नहीं होता कोई भी, तो परिस्थितियाँ, सर्कमस्टांसेस और इस आसपास का जो माहौल है या वो उनको कहीं ना कहीं इस तरफ प्रवृत्त करते हैं, तो हम बस उसी माहौल को बदलने का प्रयास करते हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच सर एक शब्द आता है हमेशा, चाइल्ड हेल्पलाइन। जी। कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि बच्चा गरीब होता है, अनाथ होता है, उसे वो कहीं ना कहीं नशे में लिप्त हो जाता है, कोई फ़ोन करके उस बात के लिए जानकारी देता है, फिर उस बच्चे की को लिया जाता है, उसकी काउंसलिंग की जाती है। तो बेसिकली अगर चाइल्ड हेल्पलाइन को देखें तो वो कितना कारगर साबित होता है इन परिस्थितियों में? चाइल्ड हेल्पलाइन एक बहुत अच्छा इंटरवेंशन है जिसमें हम 1098, उसका नंबर भी बड़ा सहज रखा गया है, 1098-1098। तो चाइल्ड हेल्पलाइन का मूल उद्देश्य यही था कि जो भी बच्चा हमें ऐसा मिले, जो चाहे वो अबेंडन बच्चा हो या फिर विपरीत परिस्थितियों में कोई बच्चा पाया जाता है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई आम नागरिक भी अगर 1098 पे फ़ोन लगा के सूचना देता है तो चाइल्ड हेल्पलाइन उसको रेस्क्यू करता है और टाइम उसको जो भी बच्चे की एज के अनुसार, उसको अगर छोटा बच्चा है तो बाल कल्याण समिति उसको विशेषज्ञ दत्तक अभिकरण में भेजती है, जिसको हम अडॉप्शन एजेंसी शिशु गृह के नाम से जानते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में। और अगर बच्चा 6 साल से बड़ा है तो बाल गृह में भेजा जाता है। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि बाल कल्याण समिति उसमें ये भी आदेशित करती है कि उसका सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या सामाजिक जो पृष्ठभूमि जानने के लिए पूरा जो हमारा सोशल वर्कर होता है संस्थान का, वो पूरा रिपोर्ट तैयार करता है और उस रिपोर्ट के आधार पर जो निकल के आते हैं तथ्य, उनके आधार पर निर्णय लिया जाता है कि इसका रेस्टोरेशन, इसका रिहेबिलिटेशन किस डायरेक्शन में किया जाए। तो चाइल्ड लाइन एक हेल्पलाइन एक बड़ा ही कहना चाहिए बड़ा ही इफेक्टिव मीडियम है हमारे पास, जिसके माध्यम से हम ऐसे बच्चों को हमारे सिस्टम में लेके आ सकते हैं या उनके जैविक माता पिता तक उनको रेस्टोर किया जा सकता है। पवन जी, बहुत सारे ऐसे बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है, ठीक है, कई बार वो बिछड़ जाते हैं या फिर किसी भी स्थिति परिस्थिति में उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़ देते हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं अपराध की तरफ जाते हैं। और बहुत सारे केसेस मुझे लगता है आपने भी ऐसे हैंडल किए होंगे जहाँ पर बच्चे अपने माँ बाप से दूर हो गए हैं और वो सिग्नल पर हैं,
वो उन्हें चाइल्ड हेल्पलाइन की ज़रूरत है, उन्हें नहीं पता है, ऐसी स्थिति में बच्चा कहीं ना कहीं अपराध की गिरफ्त में आता है, नशे की गिरफ्त में आता है। आपने बहुत करीब से उन बच्चों को जी, देखा जी। है। उनका संरक्षण किस तरह से यहाँ पर किया जाता है? क्योंकि मुझे लगता है कि जब वो बच्चा अपराधी बन जाता है या फिर वो इस तरह के कृत्य करने लगता है तो उसे सुधारना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि उसकी जो मनोस्थिति होती है वो एक अपने अंदर हीन भावना बना के रख लेता है कि मुझे उपेक्षित किया गया था, मुझे मेरे माता पिता ने छोड़ा था, मेरी गलती क्या है। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो उस वक्त उस बच्चे के दिमाग में होता है, और अगर उसे हम चाइल्ड हेल्पलाइन में भेजते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो दूसरे बच्चों के साथ में इस तरह का व्यवहार करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। जी। जैसा सर अभी बता रहे थे कि चाइल्ड हेल्पलाइन जो है वो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है। उसमें बच्चा जो है कोई भी कॉल कर सकता है, इंक्लूडिंग चाइल्ड। बच्चा यदि ज़रूरत उसको महसूस होती है कि मुझे ज़रूरत है तो वो खुद कॉल कर सकता है। यदि कोई एडल्ट या कोई भी उसका दोस्त, कोई भी व्यक्ति यदि उसके संपर्क में आता है और उसे लगता है कि वो बच्चे की उसकी नीड की आवश्यकता है या वो गलत संपर्क में है, अपने साथियों के साथ गलत काम में लिप्त है, तो वहाँ पे वो चाइल्ड लाइन जो है उसको कॉल कर सकता है। और वहाँ पे चाइल्ड लाइन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आ जाती है उसके बाद। जैसे ही कॉल रिसीव होता है, जैसा सर भी बता रहे थे कि वो फिर जो रेफरल सिस्टम है हमारा, मतलब जो संपर्क जो हैं, जितने भी सिस्टम्स और स्ट्रक्चर सिस्टम्स बने हुए हैं हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर या आईसीपीएस योजना के अंदर, तो उसके साथ उसको जोड़ना है। तो जैसे यदि दो चीज़ें, जैसा सर भी बता रहे थे कि दो कैटेगरी के तौर पे उसको हम बच्चों को देखते हैं, और इसमें मैं एक और तीसरा कैटेगरी तो स्पष्ट एक्ट में नहीं है, लेकिन एक एक्ट में ही एक प्रावधान है कि यदि बच्चा अपराध विधि का कोई उल्लंघन कर रहा है या कानून का कोई उल्लंघन कर रहा है और साथ साथ वो बच्चा देखभाल एवं संरक्षण की भी आवश्यकता वाला बच्चा है, क्योंकि हो सकता है उसके साथ मारपीट की गई हो, उसके साथ शोषण किया होगा, लैंगिक अपराध उसके साथ किया गया है, और साथ साथ वो जो है उससे क्षुब्ध होकर के या कोई भी परिस्थिति बस वो अपराध वो खुद भी, जैसा एक तौर पे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बदला लेना है ज़्यादातर। एक और मैं आपको एक इसमें ये भी एक अध्ययन हुए हैं कई कि ये भी पाया गया है कि जिन बच्चों के साथ लैंगिक अपराध होता है, कई बार देखा गया है कि वो लैंगिक अपराध करने के प्रति प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि या उसके साथ यदि कॉर्पोरल पनिशमेंट हुई है, उसको मारपीट हुई है उसके साथ, तो वो भी बच्चे के अपने से छोटे बच्चों को या किसी अन्य बच्चे के साथ वो मारपीट करने के लिए प्रवृत्त होता है। तो उसके अंदर ये जो कुंठा वाली जो भावना है या बदले की जो भावना है वो उसके अंदर आती है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे चाइल्ड लाइन के पास जब इसकी सूचना आती है तो वो इस बात का एक आकलन करती है कि वो किस कैटेगरी में बच्चा आ रहा है, ज़रूरतमंद है या विधि उल्लंघन करता है या दोनों उसके बीच में दोनों कैटेगरी में वो आ रहा है। तो वहाँ पे फिर वो जो संबंधित यूनिट है, जैसे बाल कल्याण समिति है देखभाल संरक्षण के लिए, या किशोर न्याय बोर्ड जो है, वहाँ पे फिर उसको उसके पास वो प्रस्तुत करता है। चाइल्ड लाइन की भी एक जिम्मेदारी है, यदि बच्चा इस तरह की आता है तो वो उसके पास जाके परामर्श, जैसा सर ने कहा था कि उसके साथ परामर्श करे, टेलीफोनिकली वो परामर्श करे और साथ साथ बच्चे को बोर्ड के सामने प्रस्तुत करे। फिर बोर्ड में जो बैठे 3 सदस्यों की समिति है बोर्ड में और 5 सदस्य की समिति है कल्याण समिति में, तो ये जो है ये अनुभवी व्यक्ति होते हैं, 35 साल वर्ष से उम्र जाके ज़्यादा, 7 साल से ज़्यादा के अनुभव के, जो जैसी इनकी योग्यता एक्ट के अनुसार प्रावधान के अनुसार है, कि ये एक पूरा एक एज ए बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट वो बैठते हैं, जिनका मूल उद्देश्य ये होता है देखभाल और संरक्षण और साथ साथ पुनर्वास। तो ये आप उनके, जब ये बच्चा, जैसे कोई नशा लिप्त बच्चा या कोई अपराध प्रवृत्त बच्चा या अपराध विधि का उल्लंघन करता हुआ पाया गया बच्चा, तो वहाँ पे फिर उसकी पृष्ठभूमि, जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, यदि बच्चा घर से दूर है, कहीं बाहर है, जैसे फॉर इंस्टेंस वो बिहार का बच्चा है या उत्तर प्रदेश का है और वो बॉम्बे या दिल्ली या यहाँ जबलपुर मध्य प्रदेश के भोपाल जैसे शहर में वो आ गया है, तो वहाँ पे यदि वो उस अपने परिवार से बिछड़ गया है तो उसकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसका एक तो तत्काल जो वो जिस जगह रहता है, जैसे वो सड़क पे रहता है या किसी झुग्गी झोपड़ी में रहता है या कहीं किसी के साथ रहता है, तो उसकी तत्काल वो एक पृष्ठभूमि देखी जाएगी और साथ साथ उसका जो घर है जहाँ उसका निवास स्थान है, तो वहाँ ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है कि जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है या किशोर न्याय बाल कल्याण समिति है, वो उससे संबंधित जो जिला है उसको वो संपर्क उससे करेंगे। अच्छा। वहाँ की डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट उससे उस जिले से संपर्क करेंगे और वहाँ उसके माता पिता से संपर्क कोशिश की जाएगी और उनको बुलाया जाएगा या उनसे संपर्क साधा जाएगा कि इस बच्चे की आप आइए और उसके बाद इसकी देखभाल संरक्षण की जिम्मेदारी लीजिए। और उसके बाद यदि सब परिस्थितियों को देखने के बाद यदि लग रहा है कि नहीं, माता पिता ने उनको उपेक्षित कर दिया है, छोड़ दिया है, तो वो फिर
बाल संरक्षण के जी। जो अपने सिस्टम है होम्स में वो हाँ। उसको प्रवेश दिलाया जाएगा। और जैसा सर बता रहे थे कि होम में फिर उसकी पुनर्वास की व्यवस्था है, जैसे ऑब्जर्वेशन होम होता है, तो वहाँ ऑब्जर्वेशन होम में उसको रखा जाएगा और फिर वहाँ उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके रिक्रिएशन, खेलकूद इत्यादि तमाम चीज़ों पे उसको तमाम चीज़ों पे ध्यान फोकस रखा किया जाएगा। जी। क्योंकि सर अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है मेरा। जी। एक बहुत अच्छी योजना जी। मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर लागू की है जिसका नाम है पालन पोषण देखभाल। वो कहीं ना कहीं इससे रिलेट जरूर करती है। कई ऐसे बच्चों को रखा जाता है, आखिर ये योजना क्या है और किस तरह से इस पे काम किया जाता है और कौन से बच्चे इसकी श्रेणी में आते हैं या इसके अंतर्गत आते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है कि हमारे मध्य प्रदेश में सितंबर 2020 में मध्य प्रदेश फोस्टर केयर दिशा निर्देश, पालन पोषण देखरेख दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो राज्य के संदर्भ में न केवल इस तरह के बच्चों को सपोर्ट देने वाले हैं, बल्कि इसमें हमारा जो योजना का दायरा है वो भी बड़ा है। क्योंकि पूर्व में जो दिशा निर्देश लागू थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, तो उनका दायरा उतना बड़ा नहीं था और उतना सिंप्लीफिकेशन नहीं था गाइडलाइन का जो हमने किया है। इसमें पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि फोस्टर केयर पालन पोषण देखरेख बेसिकली क्या है। तो पालन पोषण देखरेख या फोस्टर केयर के अंतर्गत हम उन बच्चों को ले सकते हैं जो असंबंधित परिवारों में, यानी कि कोई बच्चे का परिवार नहीं है या फिर परिवार है तो वो ऐसे परिवार में जाते हैं जो उनके जैविक माता पिता नहीं है, ना ही स्टेप माता पिता हैं और उनसे असंबद्ध हैं वो। तो ऐसे परिवारों में बच्चे को पालन पोषण देखरेख पर रखा जाता है, इसको हम फोस्टर केयर कहते हैं। और इसमें उन बच्चों को दिया जाता है कि जो परमानेंटली अडॉप्शन पर नहीं जा रहे हैं और उसका क्राइटेरिया रखा है। जैसे 6 साल के बच्चों के लिए तो ये 6 साल से कम का जो बच्चा है तो उसके लिए तो हमने ये हमारी प्राथमिकता रहती है कि वो परमानेंट अडॉप्शन पर जाए, तो उसको हमने फोस्टर केयर के लिए पात्र नहीं माना है सामान्य स्थितियों में। दूसरा है कि अगर बच्चा 6 साल से 8 साल तक का है और अगर उसको बाल कल्याण समिति द्वारा लीगल फ्री करने के बाद अगर 1 साल तक बच्चा अडॉप्शन पर नहीं जाता है तो हम उसको फोस्टर केयर पर दे सकते हैं। अगर बच्चा 8 साल से बड़ा है, 18 साल तक का है, तो हम अगर वो लीगल फ्री के बाद अगर 1 साल तक अडॉप्शन पर नहीं जाता है तो हम उसको 2 साल तक नहीं जाता है तो हम उसको फोस्टर केयर पर दे सकते हैं। तो इन साथ तमाम ही चीज़ों के साथ बीच में अगर देखें तो जी। कई बार स्थितियां ऐसी भी बनती होंगी कि वो बच्चा जो है वो उस फैमिली से अटैच हो जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अडॉप्शन से अलग है। जी, ये जी। जो योजना है बहुत अलग है उस बात से। लेकिन अगर वो बच्चा उस फैमिली से अडॉप्ट हो जाता है या फिर उनसे अटैचमेंट हो जाता है और कंडीशंस ऐसी होती है कि नहीं, वो उस बच्चे को कोई और फैमिली रखना चाहती है, जी, जी। उस परिस्थिति में किस तरह से उस बच्चे के लिए निर्णय किया जाता है? इसमें देखिए पहली प्राथमिकता तो यही है कि बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट तो अडॉप्शन पर, परमानेंट रेस्टोरेशन यानी अडॉप्शन पर जाने में है। तो हम जिस फोस्टर केयर माता पिता को बच्चा देते हैं उसको इसी शर्त पे देते हैं कि बच्चा को अगर लीगल फ्री स्टेटस में है बच्चा और अगर उसको अगर कोई स्थायी परिवार मिल जाएगा तो हम उसको दत्तक ग्रहण पर देना प्राथमिकता से देना पसंद करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति अगर बनती है कि माता पिता में और बच्चे में भावनात्मक लगाव हो गया है, अटैचमेंट हो गया है, तो ऐसे में ये प्रावधान रखा गया है कि वो फोस्टर माता पिता जिन्होंने बच्चे को लिया है वो उस बच्चे को अडॉप्शन पर लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सामान्य तौर पे क्या होता है कि अगर कोई भी माता पिता किसी बच्चे को अडॉप्शन पर लेना चाहे तो उसको कैरिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और उसको एट रैंडम कोई भी बच्चा मिल सकता है। वो चॉइस का बच्चा उसको लेने का अधिकार नहीं है। उस सिस्टम से उसको जो भी बच्चा रेफर होगा कंप्यूटराइज सिस्टम से वही उसको मिलता है। लेकिन इसमें अगर बच्चे का अटैचमेंट उस पेरेंट से हो गया है या पेरेंट का बच्चे दोनों का आपस में अटैचमेंट हो गया है तो ऐसे में हम उन पेरेंट्स को उस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए अधिकार इस गाइडलाइन में दिया गया है। और उसमें एक समय सीमा रखी गई है कि न्यूनतम 3 वर्ष तक अगर हो जाते हैं और बच्चा उनके साथ रह लेता है तो फिर पहली प्राथमिकता में उसी पेरेंट्स को बच्चा अडॉप्शन पर दिया जाता है। हालांकि समय जो है वो हमारे पास बहुत कम है, लेकिन सवाल इतने सारे हैं इन तमाम चीज़ों को लेके, लेकिन समय की बाध्यता भी हमारे बीच में है, इसीलिए आप दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। बबन जी आप आए, आपके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और साथ ही मैं विशाल सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपके आने के लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, जहाँ पर आप आए और आपने हमें इतनी प्रमुख बातें यहाँ पर बताई थी कि किस तरह से तमाम चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं सरकार के द्वारा, जो है वो बाल संरक्षण और अधिकार के लिए यहाँ पर तमाम चीज़ें की जा रही हैं। आप दोनों का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो बच्चों के संरक्षण और अधिकार को लेकर सरकार बहुत गंभीर है। हालांकि अब कई ऐसी योजनाएं भी लागू की गई हैं जहां पर समाज भी अपनी जिम्मेदारियां यहां पर निभा सकता है। जिस तरह से पालन पोषण देखभाल एक योजना यहां पर लागू की गई है कि कहीं ना कहीं बच्चों को इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है
और उन बच्चों को भी सही मार्ग और वो प्यार और वो तमाम चीज़ें मिल जाएं, जहां पर उन बच्चों को जो है वो उनका जीवन जीने के लिए एक लक्ष्य मिल सकता है और वो अपने अधिकार और संरक्षण को समझ सकते हैं। कैसा लगा आपको हमारे कार्यक्रम, हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।